हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संघ के बारे में। देखिए, संघ जो है ये हमारे संविधान में भाग 5 में है। किसमें है? तो संघ किसमें है? भाग 5 में है। भाग 5 में है। ये जो भाग 5 है, इसमें हम आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? तो इसमें हम आर्टिकल पढ़ते हैं 52 से लेके 151 तक। यही हम आर्टिकल पढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो भाग 5 है, ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल पढ़ते हैं 52 से लेके 151 तक। 99 आर्टिकल पढ़ते हैं हम इसमें। तो देखिए, ये हमारा जो भाग 5 है, इसमें हमारे राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल है, अटॉर्नी जनरल है, मंत्री परिषद है, संसद का है और सुप्रीम कोर्ट है, सीएजी है। इन सभी लोगों के बारे में चर्चा हमारे 52 से 151 तक। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संघ में। हम पहला जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो राष्ट्रपति है, तो ये राष्ट्रपति जो होता है, ये हमारे संविधान का, ये हमारे भारत का प्रमुख होता है। ये संवैधानिक प्रमुख भी होता है और हमारे भारत का प्रमुख होता है। ठीक है ना। सबसे पहला आदमी कौन होता है हमारे भारत का? तो राष्ट्रपति हमारा प्रथम नागरिक होता है भारत का। देखिए, ये राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। अब देखिए, राष्ट्रपति जो है, इसके लिए आर्टिकल हम पढ़ते हैं कि किस आर्टिकल में क्या है, और राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से पढ़ते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा, वो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 जो है, इसमें क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या बोला गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आर्टिकल 53 जो है, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? भारत का तो राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति जो होगा उसके कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात किया गया। तो आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात किया गया है। अब देखिए, इस कार्यपालिका शक्ति में हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में देखते हैं। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे इसी के, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है, इसी के तहत राष्ट्रपति विभिन्न विभिन्न जो हमारे, जैसे मान जाइए कि सीएजी हैं, एजी हैं, इन लोगों का जो भी है उनका नियुक्ति करते हैं। तो अपॉइंटमेंट जो करते हैं राष्ट्रपति, वो इसी आर्टिकल के तहत करते हैं, आर्टिकल 53 के तहत करते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, इसका निर्वाचन कराता कौन है, यानी कि इसका चुनाव करवाता कौन है? तो इसका चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ही राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें मतलब कहने का मतलब, ये राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया जो है, इस किस देश के संविधान से लिया गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब जो ये निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया गुप्त मतदान, यानी कि क्या होता है? एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के अनुसार होता है। कैसा होता है? एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति। एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के अनुसार क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के अनुसार होता है, और इसका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है।
ये जो राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसमें जनता भाग नहीं लेती है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं। तो इसमें कौन भाग लेता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। चुने प्रतिनिधि भाग लेते हैं। आर्टिकल 54 बता दिया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55, तो जो हमारा आर्टिकल 55 है इसमें क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, निर्वाचक मंडल की बात की गई है। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होता है, इसमें कौन कौन भाग लेता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? तो मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो कौन वो प्रतिनिधि होते हैं? तो देखिए, जो हमारा संसद है, क्या है? संसद। संसद में अगर हम बात करें तो संसद में क्या है? राज्यसभा, ये दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, ये दो हाउस है। इसके इलेक्टेड एमपी क्या है? इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमपी जो है वो भाग लेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि संसद के जो राज्यसभा और लोकसभा है इसके इलेक्टेड एमपी भाग लेंगे। अब आपको पता है कि राज्यसभा में 12 एमपी को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो वो भाग इसमें नहीं लेंगे। इसमें कौन लेंगे? बस इलेक्टेड एमपी भाग। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है इसमें कौन भाग लेगा? तो इसमें भाग लेने वाले और होते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित मेंबर। कौन? राज्य विधानसभा जो होता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो चुने हुए होते हैं निर्वाचित सदस्य, इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है 70वां संविधान संशोधन। 1991 में हुआ, 92 में लागू हुआ। 70वां संविधान संशोधन 1991 में होता है और 70वां संविधान संशोधन लागू कब होता है? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 में लागू होता है। ये लागू होता है तो इसमें क्या कहा गया? तो इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड एमएलए हैं उनको भी शामिल किया गया। इसके माध्यम से क्या किया गया? तो दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलए को शामिल किया गया। तो यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलए को शामिल किया गया। तो देखिए, यही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन? संसद के इलेक्टेड एमपी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 70वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से क्या जोड़ा गया? तो दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलए भी इसमें भाग लेते हैं। तो अब देखिए, ये हो गया हमारा आर्टिकल 55, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की, इसमें कौन कौन भाग लेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 56। क्या आता है? तो इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पद की अवधि की बात की गई है कि राष्ट्रपति कितने वर्षों तक अपने पद पर रहते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के पद की अवधि बात की, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है आर्टिकल 56 में, राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई। अब देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता कितने वर्षों का है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अब ये 5 वर्ष कब से काउंट होता है? कब से काउंट होता है ये समझिए। तो राष्ट्रपति जो है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष कब से काउंट किया जाता है? पद ग्रहण करने से, शपथ लेने से, चुने जाने पर, कब से? तो जब राष्ट्रपति अपना पहला दिन पद ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण करने के दिन से ही राष्ट्रपति के 5 वर्षों की गिनती शुरू होने लगती है। अब देखिए, अब कहने का मतलब है, मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति के उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए या वो अवकाश ले ले, मृत्यु हो जाए,
या फिर वो कोई उनका बीमारी तबीयत खराब हो जाए और वो अवकाश ले ले, तो जितना कार्यकाल उनका बचा रहेगा उतना कार्यकाल के लिए दूसरा राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, फिर से चुनाव होगा और वो अगला जो राष्ट्रपति आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। तो मैंने आपको क्या बता दिया कार्यकाल में कि जो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं आएगा, बल्कि 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। तो ये हो गया आर्टिकल 56। अब देखिए मैंने आपको कहां तक बता दिया, तो मैंने आपको आर्टिकल 56 तक बता दिया था। अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 57 से। तो आर्टिकल 57 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल जो 57 है इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात कही गई है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात की गई है। अब जो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन है, यानी कि अगर कोई एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो फिर से दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। यही बात कहा गया आर्टिकल 57 में, यानी कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, आपको मैं बता दूं तो आप कंफर्म हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भी राष्ट्रपति वही थे, दूसरे भी राष्ट्रपति वही थे, लगातार उनका 10 साल का कार्यकाल चला था। तो आप याद रखेंगे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप याद रखेंगे। अब देखिए आर्टिकल 57 हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है, तो देखिए आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता, यानी कि जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में बात किया गया है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में बात करता है। अब देखिए राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या है, तो सबसे पहला जो योग्यता है राष्ट्रपति बनने की, भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो। वो क्या कर सकता है, मैंने किसी भी तरह से भारत का नागरिकता प्राप्त किया हो, वो भारत का नागरिक ही कहलाता है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। कितना वर्ष, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसके बाद इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या क्या बोला मैंने आपको, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें कहा गया है कि उसके राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उसके लिए 50 मतलब अनुमोदक होना चाहिए और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, और 50 अनुमोदक का साइन होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए। ये कहा गया है हमारे आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। उसके बाद देखिए उसके बाद 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक का साइन होना चाहिए। ये कहा गया हमारे आर्टिकल 58। अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 59 के बारे में। तो आर्टिकल 59 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के शर्त के बारे में, यानी कि शर्त और दशाएं, राष्ट्रपति के पद की शर्त के बारे में और दशाएं, इसी को दशाएं कहते हैं, शर्त या दशाएं। किस स्थिति में राष्ट्रपति का पद ग्रहण, दशाओं के बारे में बात किया गया। अब देखिए शर्त में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति के पद का शर्त ये है कि पागल, इसका दशाएं ये है कि पागल व्यक्ति हो गया, पागल, या फिर वो मान लीजिए दिवालिया हो। क्या हो, दिवालिया हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठाया जा सकता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है, इसका शर्त है। इसके बाद जो शर्त है वो शर्त है हमारा कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो। उसके बाद देखिए उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, ये पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए वो संसद या विधानमंडल किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए,
यानी कि संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल, विधानमंडल किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। ये कहा गया है आर्टिकल 59 में कि राष्ट्रपति के पद मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त क्या है, इसी के बारे में बात किया गया आर्टिकल 59 में। राष्ट्रपति बनने के लिए जो शर्त है वो है कि व्यक्ति पागल ना होना चाहिए, दिवालिया ना होना चाहिए, या किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा गया संसद या विधानमंडल किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि मान जाइए कि कोई सदस्य है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उसे अपने उस सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। मतलब यानी अगर संसद में हो चाहे विधानमंडल में हो तो उसे अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, ये कहा गया। अब इसमें कहा गया है किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो किसी भी लाभ के पद पर ना हो तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो सरकारी नौकरी हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है, ये लाभ का पद है। लेकिन जो मंत्री हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, ये लोग सेवक हैं, यानी कि ये सेवा करते हैं, तो ये लाभ के पद नहीं है, ये सेवा का पद है। तो यही मैं आपको बता रहा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 60। कौन सा आता है, तो इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात किया गया। किसके बारे में, तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात किया गया है। अब देखिए, जो राष्ट्रपति को शपथ है, राष्ट्रपति का शपथ, तो सबसे बड़ा चीज है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश हैं, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब इसी में आप एक पॉइंट याद रखेंगे, पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के जो शपथ के टाइम न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, तब इनको कौन शपथ दिलाएगा। उस स्थिति में शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के ही जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाते हैं, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये रहा हमारा आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। देखिए, तो मैंने आपको क्या बता दिया था, आर्टिकल 60 बता दिया था। आर्टिकल 60 में क्या था, तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में था। अब देखिए, इसके बाद आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल जो 61 है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग पढ़ते हैं। अब ये जो महाभियोग है, ये महाभियोग जो होता है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है। और ये राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रावधान है, ये किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। ये जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, इसमें कौन कौन भाग लेता है। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, पहले ये जानिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया कब जाता है, तो संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर। क्या, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर, उल्लंघन करने पर, या फिर किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ जाने पर, किसी दूसरे देश के प्रभाव में काम करने पर, किसी दूसरे देश के प्रभाव में काम करने पर, के प्रभाव में काम करने पर, किसी दूसरे देश के प्रभाव में अगर आकर राष्ट्रपति काम करे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब देखिए, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये कैसे लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तो कौन कौन इसमें महाभियोग में भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं संसद के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपी, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपी। अब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपी तो भाग ले लेंगे, भाग ले लिए, तो इसको प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 1/4 एमपी को साइन करना पड़ेगा। कितना, 1/4 एमपी को
साइन करना पड़ेगा प्रस्ताव पेश करने के लिए। अब ये प्रस्ताव पेश हो गया, 1/4 MP प्रस्ताव पेश कर दिया। अब कहाँ पेश किया, तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले वो राज्यसभा में ही होगा चाहे पहले लोकसभा में ही हो, किसी भी संसद में पेश किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपकी वो लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया, तो लोकसभा में पेश किया गया तो वोटिंग में जो होगा, वोटिंग में 2/3 कुल का 2/3 यानी कि टोटल का 2/3 वोट मिलना चाहिए। टोटल का 2/3 वोट मिलेगा तब ये क्या होगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा, प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो जाएगा। अब ये प्रस्ताव पारित हो गया तो 14 दिन का पूर्व सूचना दिया जाएगा, 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाएगा राष्ट्रपति को, सूचना दिया जाएगा। तब राष्ट्रपति अब यहाँ से लोकसभा से पारित हो गया, अब जाएगा हमारे राज्यसभा में, राज्यसभा में जाएगा तो 14 दिन पूर्व सूचना मिल गया, तो अब राष्ट्रपति पहुंचेंगे राज्यसभा में। जब राष्ट्रपति राज्यसभा में पहुंचेंगे तो ये क्या करेंगे, ये अपने आप को मतलब अपने आप को साबित करेंगे कि मैं गलत नहीं हूं। अगर साबित कर दिए तब ये राज्यसभा से मान जाइए वो प्रस्ताव लौट जाएगा और महाभियोग नहीं होगा। लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए और राज्यसभा से ठीक इसी प्रकार कुल का 2/3 वोटिंग हो गया तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा राज्यसभा से लोकसभा से, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। क्या हो जाएगा, पद से हट जाएंगे। तो ये था हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, जो मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे क्या क्या होता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। शक्ति जो था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति ये कितना में था, तो आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति थी। कार्यपालिका शक्ति के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, विभिन्न विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, इन सभी को नियुक्त करता है। तो इसी में राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट की पावर होती है, अपॉइंटमेंट की पावर होती है। अब राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट की पावर जो होती है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि CAG कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति किसका किसका नियुक्ति करता है, तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो देखिए ये अपॉइंटमेंट आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, अलग अलग पदों पर अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट PM को अपॉइंटमेंट करते हैं, PM को अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, तो आर्टिकल 75(1) में PM के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। 75(1) में PM के अपॉइंटमेंट की बात की गई है कि आर्टिकल 75 के तहत PM के अपॉइंटमेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल का भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। राज्यपाल जो है इसका नियुक्ति कौन करता है, तो आर्टिकल 155 के तहत हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। इसके बाद जो है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, कौन, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है हमारे भारत के, तो इनका नियुक्ति कौन करता है, तो इनका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद जो हमारा आता है CAG आता है। CAG आपको पता होगा, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, महालेखक परीक्षण। तो CAG का नियुक्ति कौन करता है, तो CAG का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। CAG का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद किसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद जो है हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो ये आर्टिकल 217 के तहत करते हैं। किसके तहत, 217 के तहत। इसके बाद देखिए, इसके बाद UPSC के जो अध्यक्ष, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। UPSC के जो अध्यक्ष हैं, UPSC के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 315 के तहत। इसके बाद देखिए इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति, इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, कमीशन की नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद जो हमारे आयोग है NCSC, NCSC जो है हमारा, NCSC में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट।
किस आर्टिकल के तहत इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं? तो आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद हमारा एक और आयोग है, यह आयोग है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। इसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 338 ए के तहत। इसके बाद एक और आयोग है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। इसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 338 बी के तहत। इसके बाद एक और कमीशन है, उसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो वो कमीशन कौन सा है? वित्त आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 280 के तहत। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि संघ जो होता है हमारा यूनियन टेरिटरीज, इसके सीएम के भी नियुक्ति कौन करते हैं? इसके सीएम की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिसे आप याद रखें। इसके बाद जो होता है हमारा आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बारे में, पद की रिक्ति के बारे में। अब देखिए राष्ट्रपति के पद की रिक्त कब कब रह सकता है? तो या राष्ट्रपति के चुनाव न हुआ हो तब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो चुनाव न होने पर, चुनाव न हुआ हो तब पद रिक्त रह सकता है। राष्ट्रपति के अपने पद पे ही मृत्यु हो जाए, तब जैसे जाकिर हुसैन जी का मृत्यु हुआ था उनके पद पर ही, तो मृत्यु के समय या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया हो, महाभियोग द्वारा हटा दिया गया हो, इन सभी परिस्थितियों में क्या राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बारे में बात किया गया है। तो ये कहा गया आर्टिकल 62 में। तो देखिए राष्ट्रपति जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें आप आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में और कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।